हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। तो एक बार फिर से आप सभी की स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे किसानों से जुड़ी दो बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां शिवराज सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत अब हर महीने किसानों को 900 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही किसानों को प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। दूसरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां नवा रायपुर के किसान आंदोलन को अब किसान नेता राकेश टिकैत का समर्थन मिलने वाला है। राकेश टिकैत आज से 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर आने वाले हैं, जहां वो किसानों के आंदोलन में शामिल होंगे। और अब खबरें विस्तार से दिखाएंगे आपको, और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में किसानों को बड़ी सौगात दी जा रही है। प्राकृतिक खेती पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा फैसला लिया है। किसानों को अब हर महीने 900 रुपए दिए जाएंगे और 1 साल में किसानों को इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 10,000 रुपए से ज्यादा की राशि मिलेगी। प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी और इसके लिए हर ब्लॉक में 5 पूर्णकालिक यानी कि परमानेंट कार्यकर्ताओं की भी नियुक्ति की जाएगी। प्राकृतिक खेती के लिए देसी गाय जरूरी किया गया है। तो अब प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नवाचार किया जा रहा है एमपी में, और मध्य प्रदेश सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है कि प्राकृतिक खेती के लिए अब किसानों को पैसे दिए जाएंगे और उनकी सहायता करने के लिए हर ब्लॉक में 5 परमानेंट यहां पर कार्यकर्ताओं की भी नियुक्ति होगी, जो उनको पूरी ट्रेनिंग देंगे। और इसके साथ ही यह भी ऐलान किया गया है कि अगर आपको प्राकृतिक खेती करनी है तो देसी गाय जरूरी होगी। इसका प्रारूप क्या होगा, इसका प्रोसेस क्या होगा, किस तरह से इसका क्रियान्वयन होगा, इसकी भी जानकारी हम आपको अभी पूरी देने वाले हैं। तो किसानों का देश कहा जाता है भारत को, और मध्य प्रदेश में लगातार खेती के प्रति, किसानों के प्रति नए नए नवाचार किए जा रहे हैं और इसी से जुड़ा हुआ प्राकृतिक खेती पर बड़ा फैसला लिया गया है। शिवराज सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लेते हुए यह तय किया गया है कि अब किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और देसी गाय जरूरी किया गया है। तो प्राकृतिक खेती पर सीएम शिवराज ने बड़ा फैसला लिया है और इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि आज भी इसके पूरे प्रोसेस के ऊपर बातचीत होगी। किसानों को हर महीने 900 रुपए मिलेंगे और इस लिहाज से 1 साल में 10,800 रुपए किसानों को मिलेंगे अगर किसान प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ता है तो। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं भोपाल न्यूज रूम का। हमारी सहयोगी नीलम इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। नीलम, अगर बात की जाए तो एक बड़ा फैसला लिया गया है शिवराज सरकार की तरफ से, किसानों को अब प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसका प्रारूप क्या होगा, यह भी दर्शकों को समझाइए। जी बिल्कुल, देखिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फैसला यहाँ पर सरकार लेने जा रही है। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को देसी गाय पालने के लिए 900 रुपए प्रति माह जो है की राशि दी जाएगी। इस प्रकार से करीब 10,000 के आसपास की सालाना राशि जो है गायों के लिए दी जाएगी। ये बड़ा फैसला सरकार ने लिया है क्योंकि लगातार जो है गौवंशों को लेकर के कई तरह की शिकायतें आ रही थी। पिछले दिनों गौशालाओं में भी जिस तरीके की मौतों की खबरें सामने, उसे देखते हुए अब जो है गौवंश को बढ़ाने और उनकी सुरक्षा की दृष्टि से ये फैसला लिया है ताकि जो किसान है वो प्राकृतिक खेती के साथ साथ गौवंश की भी ठीक से जो है देखभाल कर सके, इसलिए ये फैसला लिया जा रहा है। आज 26 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें सरकार जो है नगर पालिका अधिनियम में संशोधन करके इस फैसले को पारित करने की जो है कवायद करने जा रही है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक सख्त फैसला भी सरकार लेगी कि जो गौवंश आवारा पशु जो है सड़कों पर घूमते रहते हैं तो उनके मालिकों पर भी जो है कार्रवाई की जाएगी। 5,000 तक का जुर्माना जो है लगाया जा सकता है। तो एक पूरा प्रारूप जो है प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। आज जब कैबिनेट बैठक होगी उसमें नगर पालिका अधिनियम में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रस्ताव पारित होने के बाद उसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और इसमें पूरा संशोधन करके जा सकता है गौवंश के लिहाज से और मध्य प्रदेश के किसानों के लिहाज से ये सरकार का बेहद बड़ा फैसला है। देखते हैं आज कैबिनेट में इसको मंजूरी मिल पाती है या नहीं। शुक्रिया अपनी जानकारी देने के लिए। तो चलिए बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं रायपुर की। नवा रायपुर में हमने देखा कि लगातार
किसान आंदोलन कर रहे थे और अब इस किसान आंदोलन को राकेश टिकैत का भी समर्थन मिलने वाला है। आज से 2 दिवसीय दौरे पर राकेश टिकैत आने वाले हैं, किसान नेता जिन्होंने जब इससे पहले जब दिल्ली में बेहद बड़ा किसान आंदोलन चल रहा था तो उसके प्रमुख नेता ये माने गए और अब ये पहुंच रहे हैं रायपुर। 2 दिवसीय जो किसान सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है उसमें ये शिरकत करेंगे, किसानों के आंदोलन में शामिल होंगे। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं रायपुर का, बात करेंगे हमारे सहयोगी स्टार से जो इस वक्त हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। स्टार, किसान नेता राकेश टिकैत आज रायपुर पहुंच रहे हैं, नवा रायपुर में किसान आंदोलन के में वो शामिल होंगे। क्या एजेंडा उनका रहेगा और क्या वाकई लगता है कि उनके इस सम्मेलन में, उनके आंदोलन में सम्मिलित होने के बाद एक नई दिशा मिलेगी अब इस आंदोलन को? देखिए, किसान आंदोलन काफी लंबे समय से चल रहा है और लगातार हमने देखा कि बीच प्रशासन से, सरकार से उनकी बातचीत भी जारी है, लेकिन आंदोलन जो काफी लंबा खींच गया। और जाहिर सी बात है, जब कोई आंदोलन लंबा खींचता है तो जो आंदोलन में शामिल होने वाले जो कार्यकर्ता रहते हैं, जैसे किसानों की बात करें तो इसमें सारे किसान हैं, लेकिन आंदोलन लंबा खींचने से कहीं ना कहीं छोटे छोटे किसान हैं, उनका मनोबल शायद टूट रहा होगा। और ऐसे में राकेश टिकैत को उन्होंने आमंत्रित किया किसान संगठन ने, और वो उनके निमंत्रण को स्वीकार करते 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। राकेश टिकैत का उदाहरण है देश के सामने किस तरीके से उन्होंने दिल्ली बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन चला था उसको भी लंबा चला था, हालांकि बाद में सरकार ने उनके समर्थन में फैसला लिया। यही वजह है कि नया रायपुर के किसानों को उम्मीद है कि राकेश टिकैत के आने से जो आंदोलन सुस्त सा पड़ गया है, हालांकि जारी आंदोलन लेकिन सुस्त सा पड़ गया, उसमें आंदोलनकारियों में नई एक ऊर्जा आएगी और फिर से नए तरीके से वो अपनी मांगें जो है सरकार के सामने पूर्ण तरीके से रखेंगे। और उन्हें उम्मीद है कि शायद इस बहाने सरकार एक बार फिर बातचीत के लिए राजी हो और उनकी मांगों पर कुछ विचार किया जा सके। बिल्कुल सर, इससे पहले भी एक बार पहुंच चुके हैं किसान नेता राकेश टिकैत। तब एक वृहद सम्मेलन हुआ था, किसान सम्मेलन, उसमें उन्होंने शिरकत की थी और एक नई दिशा तब दी गई थी। देखते हैं अब इसके बाद कितना बदलाव आता है और क्या एक नई जान मिलती है इस आंदोलन को, या फिर सरकार से कोई बीच का रास्ता निकल पाता है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए स्टार। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, खरगोन के बारे में आपको जानकारी दे दे। खरगोन में अब धीरे धीरे जिंदगी ऑन ट्रैक लौट रही है। यात्रियों को एक बड़ी राहत देते हुए यह फैसला लिया गया कि आज से निजी यात्री बसों का भी संचालन हो पाएगा। आपको बता दें 15 दिनों से शहर के बाहर से ही बसों का संचालन हो रहा था, आम जन को काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब जो निजी बसों का संचालन वो खरगोन शहर के अंदर से ही हो पाएगा। इसके साथ आपको यह भी जानकारी दे दे कि जो कर्फ्यू में ढील का वक्त था वो लगातार 9 घंटे बना हुआ है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ढील रहेगी और इस दौरान कृषि उपज मंडी भी खुली रहेगी जो अभी तक बंद थे, और उसके साथ लेकिन अभी भी धार्मिक स्थल और पेट्रोल पंप बंद ही रहेंगे। राशन खरीदी के लिए पैदल जाने की छूट है। चलिए ताजा माहौल वहां पर कैसा है खरगोन में और जिला प्रशासन की क्या तैयारी है, क्या नई गाइडलाइंस है, ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेता है खरगोन का। बात करेंगे हमारे सहयोगी शशिकांत से। शशिकांत, अभी ताजा माहौल कैसा है खरगोन में? और एक बड़ी राहत, यात्री बसों को भी अनुमति दे दी गई है, एक राहत रहेगी, अभी तक बाहर तक ही संचालन हो रहा था, और क्या गाइडलाइन है प्रशासन की तरफ से? जी मैं बता दूं, खरगोन में आज कर्फ्यू का लगातार 16वां दिन है और आज भी सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक इसमें कर्फ्यू में ढील दी गई है। लेकिन आज जिला प्रशासन द्वारा एक यात्रियों को बहुत बड़ी राहत दी गई है। अभी तक खरगोन जो कर्फ्यू चल रहा था 15 दिनों से, लगातार 15 दिनों के कर्फ्यू के चलते खरगोन के आसपास चारों हिस्सों में बसें 3 किलोमीटर दूर खड़ी रहती थी, जहां पर यात्रियों को पैदल या अन्य साधनों से जाना पड़ रहा था, जिससे खासकर महिलाओं को परेशानी हो रही थी, क्योंकि उनके साथ सामान और बच्चे होने के साथ साथ उन्हें पैदल यात्रा करना पड़ रही थी 3 किलोमीटर दूर। फिर इसके लिए जो है जिला प्रशासन द्वारा जो है आज से खरगोन बस स्टैंड से इसमें यात्रियों के लिए एक राहत देते हुए बस स्टैंड से अब बसें शुरू हो पाएगी। हमारे साथ में है खरगोन बस स्टैंड से हम मौजूद है और यहाँ पर चालक परिचालक संघ के अध्यक्ष भी हैं। किस प्रकार से आज राहत मिलेगी, आप यहाँ पर जो है मांग भी कर रहे थे? हमें इस प्रकार से राहत मिलेगी जैसे कि किसी बड़वानी से खंडवा जाना है और खंडवा से बड़वानी जाता है तो नाके पे 3 किलोमीटर वहां हमें उतरना है, वहां से फिर स्टैंड आना और स्टैंड से फिर सुतमिल जाना है। तो ऐसे में 6 किलोमीटर परेशानी होती है यात्रियों को, जिसमें हमारी बहन बेटियां और जो बच्चे सामान, उनको काफी दिक्कत हो रही थी। और रिक्शे का जो पैसा भाड़ा था वो भाड़ा वो दे नहीं पाते थे, तो कम से कम 6 किलोमीटर उन्हें खरगोन से बाहर सफर करना पड़ रहा था। वहां से पैदल जाना आना उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि चारों स्टैंड, सनावद रोड भी नाके के बाहर, बिस्टान रोड भी नाके के बाहर, तो चारों खरगोन शहर से बाहर 3-3 किलोमीटर दूर गाड़ियों को नगर में नहीं आने दिया जा रहा था। ये अपने मीडिया ने जो पहल की है कि जो यात्रियों को परेशानी हो रही है, इन्हें शासन को विगत करवाया और आज विगत 15 रोज बाद आज 16वें रोज राहत महसूस कर रहे हैं। जो पैसेंजरों को बस स्टैंड से गाड़ियां मुहैया कराई जाएगी।
जी, आज से जो है बसों का संचालन खरगोन बस स्टैंड से प्रारंभ हो पाएगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जानकारी और भी देना चाहते हैं दर्शकों को। आज से जो है मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो लोग रामनवमी के जुलूस के दौरान जो पथराव और आगजनी की घटना हुई थी, उसमें लोक संपत्ति और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ था। इसके लिए एक दल का गठन भी किया गया था, जिसमें सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश शिव कुमार मिश्रा जी और इसके साथ में मध्य प्रदेश शासन के सेवानिवृत्त सचिव प्रभात पारासर जी भी आज यहाँ पर खरगोन पहुंचेंगे और वह दावे आपत्तियों को सुनेंगे यहाँ पर। बिल्कुल शशिकांत, राहत भरी खबर है। कृषि उपज मंडी की भी आज से शुरुआत हो गई, लेकिन वाहनों पर प्रतिबंध अभी भी, पेट्रोल पंप अभी भी बंद रहेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। खरगोन से राहत भरी खबर आई, लेकिन जबलपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। कार ने बाइक और स्कूटी सवार को टक्कर मार दी और इस दर्दनाक हादसे में मां बेटे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि स्कूटी सवार पटवारी गंभीर रूप से घायल हुआ है, वहीं कार चालक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। पनागर थाना इलाके की घटना बताई जा रही है और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी धर्मजीत से। धर्मजीत, जानकारी दीजिए कैसे ये हादसा हुआ। जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही दर्दनाक और दुखद ये हादसा है। पनागर थाना क्षेत्र के ग्राम सिंगलदीप और ग्राम पुरैना के बीच ये हादसा हुआ है। बर्वन परिवार के 3 लोग, मां बेटे और एक महिला, जो कि अपने पारिवारिक गंगाजली की श्राद्ध के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अधुआ जा रहे थे, तभी मझौली की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने पहले स्कूटी सवार एक पटवारी को टक्कर मारी और उसके बाद अनियंत्रित होकर बाइक सवार मां बेटे और महिला को टक्कर मारते हुए अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें कि मां बेटे और एक महिला की सिर पर गंभीर चोट आने की वजह से मौत हो गई है और वहीं बाइक सवार जो पटवारी थे वो भी गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज अभी निजी अस्पताल में चल रहा है। साथ ही जो कार चालक था उसको भी गंभीर चोटें आई है, जिसका इलाज अभी उसका भी जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। फिलहाल पुलिस जो है पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। जी ठीक है, आप भी नजर बना के रखिएगा धर्मजीत, शुक्रिया। और जो पीड़ित परिवार है मृतकों के साथ, उनके परिवार के साथ IBC 24 परिवार की भी शोक संवेदनाएं। चलिए बढ़ते आगे, रुक करेंगे कुछ दूसरी खबरों की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पिपलानी थाना इलाके स्थित विवेकानंद कॉलोनी में उस समय दहशत का माहौल बन गया जब सेना से रिटायर्ड सूबेदार ने लाइसेंसी बंदूक से दनादन 3-4 फायर कर दिए। फायरिंग की वजह से घर के सामने से तेज बाइक निकालने को लेकर बताई जा रही है। इस गोलीकांड में 2 बहनों समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। सभी के हाथ, पैर और पेट में छर्रे लगे हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लाइसेंसी बंदूक को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक 2 सगी बहनें बाइक से दूध कर लौट रही थी। इसी समय सेना से रिटायर्ड सूबेदार प्रकाश चौधरी विवेकानंद कॉलोनी में अपने 2 छोटे बच्चों को साइकिल सिखा रहे थे। इसी दौरान बहनों की बाइक तेजी से निकली जो बच्चों को लगते बची। प्रकाश ने दोनों को आवाज देकर रोकर समझाने की कोशिश की कि बच्चे खेल रहे हैं, बाइक धीरे चलाया करो। बस यही विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों बहनें अपने मोहल्ले के लोगों को उनके घर लेकर के पहुंच गई और वहां पर भीड़ देखकर प्रकाश ने घर से 12 बोर की बंदूक निकाली और फायर कर दिया। भैया मत जाना पास में, भैया पास में नहीं जाना, उसने सिखा को मार दी। सिखा को यहाँ गोली लग गई भैया, भैया सिखा को गोली लग गई भैया। वो महिला गिरफ्तारी हो चुकी है, ठीक है। मुझे दिखा, मुझे देखना चाहती हूँ, आपने घर में बिठा दिया। ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। आपसी विवाद इतना बड़ा कि एक पक्ष ने यहाँ पर फायरिंग की और उसमें कई लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद में फायरिंग हुई। स्कूटी तेज रफ्तार से निकालने के बाद उनको रोका गया। इसके बाद दूसरे पक्ष के लोग कुछ लोगों को लेकर के पहुंच गए और वहां पर जोरदार विवाद हुआ और ऐसे में ही सेना के जो रिटायर्ड सूबेदार हैं उन्होंने अपने घर से गोली लेकर के आए, वो पिस्टल लेकर के आए और उन्होंने वहां पर दनादन गोली से कई राउंड फायर किए। बताया जा रहा है कि इस हादसे में कई लोगों को छर्रे लगे हैं। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भैया मत जाना पास में, भैया पास में नहीं जाना, उसने सिखा को मार दी। चलिए बात करते हैं रायपुर की। रायपुर के पारस नगर स्थित पान दुकान में पहले सामान देने की बात पर युवक से दुकान संचालक का झगड़ा हुआ और इसी बात पर 4 युवकों ने मारपीट कर उसे चाकू मार दिया, साथ ही बियर बोतल से भी हमला किया। घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं देवेंद्र नगर थाने की पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक संतोष झा अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी विशाल मानिकपुरी के ने सामान पहले देने की बात पर झगड़ा किया। फिर थोड़ी देर बाद अपने 4 साथियों के साथ आकर पहले सामान नहीं देने की बात पर दोबारा झगड़ा करते हुए संतोष झा के साथ मारपीट की, फिर चाकू और बियर बोतल से हमला कर दिया।
दादा है कैसे बात किया, ऐसे वैसे गाली गलौज करने लगे, हाथापाई चालू हो गई। कुछ हुआ उस समय तो पता नहीं चला कि मुझे चोटें वगैरह भी लग गई है। न्याय चाहता हूँ। अभी दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर प्रारंभिक रूप से अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है और चोटों के मेडिकल के आधार पे उसमें जो है बाद में भारतीय दंड विधान के तहत जो भी धाराएं हैं उसको ऐड किया जाएगा और उसमें वही विवेचना जारी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने आईपीएस की पदोन्नति लिस्ट के बाद अब ट्रांसफर लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में 2 रेंज आईजी और 7 जिलों के एसपी बदले गए हैं। रायपुर रेंज आईजी ओम प्रकाश पाल बनाए गए हैं, जबकि दुर्ग रेंज आईजी की कमान बद्री नारायण मीणा को सौंपी गई है। वहीं सरगुजा रेंज आईजी की कमान अजय यादव को दी गई है, जबकि संजीव शुक्ला आईजी सीआईडी बनाए गए हैं। सरगुजा के कप्तान अमित कांबले को माना बटालियन, मुंगेली के कप्तान डीआर आचला को 14वीं वाहिनी बालोद, तो वहीं विजय अग्रवाल को जशपुर से एसपी जांजगीर चांपा बनाया ट्रांसफर किया गया है। तो वहीं रामकृष्ण साहू को बलरामपुर से सूरजपुर की अब कमान सौंप दी गई है। अभिषेक पल्लव को जांजगीर से एसपी दुर्ग, तो वहीं हैदराबाद से ट्रेनिंग करके वापस आए भावना गुप्ता को सूरजपुर से एसपी सरगुजा, चंद्रमोहन सिंह को 4थी वाहिनी से एसपी मुंगेली, राजेश अग्रवाल को एसपी जशपुर और अंजनेय वार्ष्णेय को एसपी बीजापुर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जितेंद्र यादव को एडिशनल एसपी भानु प्रतापपुर, योगेश पटेल को एडिशनल एसपी नक्सल ऑपरेशन दंतेवाड़ा, किरण गंगाराम चौहान को एडिशनल एसपी नक्सल ऑपरेशन सुकमा और पुष्कर शर्मा को एडिशनल एसपी ऑपरेशन नारायणपुर पदस्थ किया गया है। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, शिवराज कैबिनेट की आज बड़ी बैठक होने जा रही है और इस बैठक पर कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और सरकार के कुछ अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। तो एक बड़ी बैठक होने जा रही है भोपाल में, शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी और माना जा रहा है कि कुछ जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है उस पर आज मुहर लगेगी और इसके साथ कुछ प्रस्तावों पर आज मंजूरी भी दी जा सकती है। इसी बीच बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, लगातार छत्तीसगढ़ कांग्रेस एक के बाद एक मिशन 2023 को लेकर के रणनीति बना रही है और आज इसी के तहत महिला कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक है। बूथ कमेटियों का गठन किस तरह से किया जाए उस पर चर्चा होगी। फूलोदेवी नेताम की अध्यक्षता में आज की बैठक होने वाली है। आगामी कार्य योजनाओं की आज की इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। और अब बात डबरा की। डबरा में लव जिहाद के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। वहीं प्रशासन ने आरोपी के मकान को भी जमींदोज किया। आरोपी का मकान सकरी गली में था, जहां प्रशासन का बुलडोजर नहीं पहुंच सका, जिस पर मजदूरों की मदद से अवैध मकान को जमींदोज किया गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके पहले हिंदू संगठनों ने डबरा सिटी थाने का घेराव किया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि अगर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो शहर में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। सर्वे पे जो मकान है वो उस आरोपी का मकान है। तो इसी क्रम में ये आज जो शासकीय सर्वे नंबर पर अवैध मकान बना हुआ है उसको तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। तहसीलदार के द्वारा मांगे जाने पर समुचित सुरक्षा के लिए बल उपलब्ध कराया गया। ये एंटी माफिया अभियान के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। एक अपराधी तत्व राजू और फिरनान, उन्होंने एक दूसरे समुदाय की महिला के साथ दुष्कर्म किया है तथा इनका जो मकान है वो शासकीय सर्वे भूमि में बना हुआ था। इनको विधिवत नोटिस देकर तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। श्रृंगार रस कविता पाठ के लिए प्रसिद्ध कवयित्री अनामिका जैन अंबिकापुर दौरे पर पहुंची। उनसे खास बातचीत की संवाददाता अभिषेक सोनी ने। अनामिका ने अपने शुरुआत से लेकर सफलता के शिखर तक पहुंचने के पूरे सफर को बताया। 9 साल की छोटी उम्र में कविता लिखना और 14 साल की उम्र में कविता का पाठ करना, ये हॉबी उनकी बचपन से रही है और आज यही कारण है कि हिंदी काव्य पाठ उनके बिना अधूरा माना जाता है। महिला कवित्री अनामिका जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बातचीत सीधे करते हैं। छत्तीसगढ़ आई हुई हैं। छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार। बहुत धन्यवाद स्वागत के लिए। अनामिका जी, कविता पाठ काफी कठिन काम माना जाता है। पहले शब्दों का चयन, फिर उसे कविता के रूप में पिरोना। बचपन से किस तरह से आपने सीखा और आज जो मुकाम आपने हासिल किया है उसमें कितने पड़ाव आए? कठिन तो हर वो काम होता है जो आपका मन का ना हो और आपको करना पड़ रहा हो, और कठिन काम तब सरल लगता है जब आपको वो आपके बहुत मन का काम हो। तो मुझे तो कविता लिखने से लेकर के उसको प्रस्तुत करना बहुत अच्छा लगता है। देश में आज पहचान की मोहताज नहीं है।
क्या लगता है कि बॉलीवुड या राजनीति, इन दोनों क्षेत्रों में आप जाना चाहेंगी और आगे का भविष्य किस तरह से देखती? दोनों से ही दस्तक तो कई बार मिली है। अब मैंने ये भविष्य पे छोड़ा है। अभी मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि 2019 में जब सांसद का टिकट मुझे मिला था तो नॉमिनेशन से एक दिन पहले मुझे लगा कि मैं नहीं जा सकती, मुझे नहीं जाना है। और अंदर से आवाज आई कि नहीं अभी कविता ही करनी है, नहीं करना है और सब। तो मैंने तुरंत वापस किया, अपना नाम वापस लिया। तो अभी मन तो मुझे नहीं पता किस चीज में रास्ते कहाँ लेकर के जाएंगे, तो अभी मैंने भविष्य पे छोड़ा। IBC 24 से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी अनामिका जैन अंबर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कविता पाठ उनका शुरू से एक काफी पसंदीदा क्षेत्र रहा है, इसीलिए उन्होंने कोई कठिनाई इस क्षेत्र में नहीं सही। और सबसे बड़ी बात कि वो आगामी किस क्षेत्र में जाएंगे, क्या राजनीति, क्या बॉलीवुड, उन्होंने भविष्य पर छोड़ दिया है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। और आइए अब आपको ट्विटर से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर के बारे में जानकारी दे दें। आपको बता दें, ट्विटर की अब जो मालिक हैं अब वो बन चुके हैं एलन मस्क। करीब 2 हफ्ते से ये ट्विटर पर उठापटक चल रही थी और उसके बाद आखिरकार टेस्ला के फाउंडर और CEO एलन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया है। $44 बिलियन यानी कि 3,368 अरब रुपए में इस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को खरीदने के लिए डील हुई। मस्क को ट्विटर के हर शेयर के लिए करीब $54 यानी कि 4,148 रुपए चुकाने होंगे। इस डील से पहले एलन मस्क के पास ट्विटर की सिर्फ 9% की हिस्सेदारी थी। ट्विटर के सबसे बड़े वो शेयर होल्डर थे, लेकिन नई डील के बाद उनके पास करीब कंपनी की 100% हिस्सेदारी होगी और ट्विटर उनकी प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। ट्विटर के इंडिपेंडेंट बोर्ड के चेयरमैन ब्रेट टेलर ने भारतीय समय के मुताबिक रात 12:24 पर एक प्रेस रिलीज में मस्क के साथ हुई डील के बारे में जानकारी दी। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट की खरीदी डील फाइनल रात होने के बाद रात करीब 1:13 पर ट्वीट कर मस्क ने ट्वीट पर फ्री स्पीच की वकालत की है। साथ ही उन्होंने ट्विटर को अनलॉक करने की बात भी कही है। ट्विटर की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में इसके करीब 21 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। इनमें सबसे ज्यादा 7.7 करोड़ अमेरिका में है, तो वहीं 2.5 करोड़ यूजर्स के साथ भारत का नंबर दूसरा है। चलिए और इसी के साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24 और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का हमारा खास बुलेटिन हमर बारी हमर गोत, मेरी सहयोगी रचना नितेश के साथ। शुक्रिया आकांक्षा।